Good evening everyone. Hope you are doing well. My name is Shanwaz and this is first video in the lecture series of Building Estimation and Valuation. The subject code is CIV 402 and this subject is taught in 4th semester in civil engineering. Initially it was in 5th semester under old syllabus but after revision the subject is now placed in 4th semester. तो चलिए शुरू करते हैं और आपको ये टोटल सब्जेक्ट अगर आप कंप्लीट सिलेबस को देखेंगे तो टोटल 12 नंबर ऑफ यूनिट्स में मिलेगा। हम लोग आज अपने फर्स्ट यूनिट से शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सिलेबस पार्ट को हम लोग समझेंगे कि हमें फर्स्ट यूनिट में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इसके बाद हम लोग आगे जाएंगे तो हम लोग आने वाले यूनिट्स को भी डिस्कस करेंगे। अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हैं और आप जेयूटी में इनरोल्ड हैं तो आपके लिए ये लेक्चर सीरीज बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले यूनिट में आप देखेंगे कि हमें सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले जैसे इंट्रोडक्शन समझना होता है तो हमें यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू एस्टिमेशन देखना है कि एस्टिमेशन होता क्या है। इसके बाद हमें अलग अलग तरह के एस्टिमेट को पढ़ना है कि कितने तरह के एस्टिमेट्स होते हैं। इसके बाद हमें एक एस्टिमेटर की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसे हमें डिस्कस करना है। इसके बाद हमें अलग अलग तरह के वर्क को पढ़ना है, डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क जो कि सिविल इंजीनियरिंग में होते हैं। इसके बाद हमें यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट को देखना है कि अलग अलग आइटम ऑफ वर्क को किस यूनिट में मेजर किया जाता है और उसके पेमेंट को किस यूनिट में किया जाता है, ये हम लोगों को समझना है। इसके बाद हम लोग बिल ऑफ क्वांटिटी बीओक्यू जो है उसको कवर करेंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अगर आप एस्टिमेशन नहीं जानते हैं तो फिर आप जब साइट में जाएंगे तो आपको बहुत सारी परेशानी देखने के लिए मिलेगी, बहुत सारा परेशानी आपको सामना करना पड़ेगा बहुत सारी चीजों का। ओके, तो सिलेबस के सेकंड पार्ट में, फर्स्ट यूनिट के सेकंड पार्ट में हम लोग रेट के एनालिसिस को समझेंगे कि रेट का एनालिसिस कैसे किया जाता है। इसके बाद हम लोग एनालिसिस ऑफ रेट क्यों इंपॉर्टेंट है इसके पर्पस को समझेंगे। इसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ रेट एंड प्रोसीड्योर क्या है उसका, उसको समझेंगे रेट एनालिसिस का। इसके बाद हम लोग रेट्स ऑफ डिफरेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल, अलग अलग कंस्ट्रक्शन मटेरियल का क्या क्या रेट है उसको हम लोग समझेंगे। देन वी विल कवर कैटेगरी ऑफ लेबर एंड देयर स्किल। स्किल के बेसिस पे अलग अलग लेबर को कैसे कैटेगराइज किया जाता है, उसकी पेमेंट शेड्यूल क्या होती है, उसको किस तरीके से हम लोग अपने एस्टिमेशन में हम लोग कैसे कवर करते हैं, सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। अलग अलग आइटम ऑफ वर्क को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग अगर सिलेबस के थर्ड पार्ट में जाएं तो थर्ड पार्ट में हम लोग जो है सिलेबस का डिस्कस करेंगे लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, अलग अलग तरह के व्हीकल की जो कि सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है। आप सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन बोलो या कंस्ट्रक्शन बोलो, बात एक ही है। इसके बाद अगर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल क्या है उसको हम लोग समझेंगे। इसके बाद हायरिंग चार्जेस क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। इसके बाद हम लोग जीएसटी क्या होता है ये समझेंगे। देन वी विल गो टू लीड एंड लिफ्ट। इसके बाद हम लोग ओवरहेड चार्जेस को समझेंगे, वाटर चार्जेस को समझेंगे। देन हम लोग कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट को समझेंगे। इसके बाद हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट एनालिसिस को समझेंगे। ये सारे चीज़ों को पढ़ने के बाद हमारा जो लेक्चर का पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप देखोगे तो आपको दो दो ट्यूटोरियल अवेलेबल है, एक्टिविटी क्राइटेरिया अवेलेबल है, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया अवेलेबल है, बट इन एग्जामिनेशन यू विल गेट जनरली क्वेश्चंस फ्रॉम दिस lecture part. Okay, and you can perform that tutorial and practice part by yourself as well. Okay, चलिए तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट पार्ट से, इंट्रोडक्शन टू एस्टिमेशन। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ एस्टिमेशन क्या है सिविल इंजीनियरिंग में। एस्टिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्टिंग और कैलकुलेटिंग बिफोर एग्जीक्यूशन the quantity of various items of work and the cost required to complete a project based on drawing and specification। डेफिनेशन याद करना बहुत आसान होता है अगर आप उसके टर्म्स को हाईलाइट कर लें कि यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। तो आप जब यहाँ टर्म हाईलाइट करेंगे तो बोला गया एस्टिमेशन क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में हम लोग क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं या फिर कैलकुलेट करते हैं। क्या प्रिडिक्ट या कैलकुलेट करते हैं, आइटम्स ऑफ वर्क, क्या क्या काम होना है, क्या क्या काम होना है, क्या मटेरियल लगने वाला है, उसकी क्वांटिटी और टोटल पैसा कितना लगने वाला है, ये कैलकुलेट करते हैं। कब कैलकुलेट करते हैं, बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क। तो किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में काम को शुरू करने से पहले अगर हम लोग अपना कॉस्ट या फिर जो आइटम्स है, जो मटेरियल है वो खर्च होने वाला है, उसको अगर हम लोग
प्रिडिक्ट करे या कैलकुलेट करे तो उसी को हम लोग एस्टिमेशन बुलाते हैं। और इस एस्टिमेशन में, कैलकुलेशन में इस बात का ध्यान रखना होता है कि सारा कैलकुलेशन जो है वो ड्राइंग्स और स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग हो। कहने का मतलब है, इफ यू हैव अ बिल्डिंग टू कंस्ट्रक्ट एंड आपको ड्राइंग मिला है, उसका स्पेसिफिकेशन मिला है, और उसके बेसिस पे जब आप उसका कॉस्ट या आइटम ऑफ वर्क कैलकुलेट करोगे तो दैट इज कॉल्ड एस्टिमेशन। ओके, सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एस्टिमेशन? एस्टिमेशंस के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू कैलकुलेट और टू प्रिडिक्ट द कॉस्ट। लेकिन यहाँ पर आपको चूंकि आंसर शीट में लिखना होता है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, तो हम लोग यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव्स मार्क करके रखे हुए हैं, आप इसको पढ़ोगे समझ आएगा आपको। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू सबमिट फाइनल एस्टिमेटेड कॉस्ट, is to submit final estimated cost to the bank for loan sanction। कभी कभी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का जब अमाउंट जो है वो ज़्यादा होता है हमारे बजट से, तो उस टाइम पे हमें अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए लोन लेना पड़ता है। तो वहां पर बैंक्स पूछती है कि आप ये लोन जो ले रहे हो ये एक्चुअली कितना खर्च होगा इस काम को करने में। सो उसके लिए हमको उस प्रोजेक्ट का एक एस्टिमेट बनाना पड़ता है। तो वही है टू एस्टिमेट और टू सबमिट द फाइनल एस्टिमेटेड कॉस्ट टू द बैंक फॉर लोन सैंक्शन। ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए हम एस्टिमेट तैयार करते हैं। द सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। अगेन कॉस्ट, जब हम लोग कॉस्ट का टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहें किसी प्रोजेक्ट का तो वहां पर एस्टिमेशन रिक्वायर्ड होता है। द थर्ड इज टू एसेस द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल लाइक सीमेंट, स्टील, ब्रिक। ये सारी चीजें, इनकी कितनी क्वांटिटी खर्च होगी, तो उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करना करना जो है वो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है एस्टिमेशन का। चौथा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्लान द प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल एंड लेबर। जब साइट में हम लेबर या मटेरियल जो है वो प्रोक्योर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एस्टिमेट बनाने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिपेयर टेंडरिंग डॉक्यूमेंट और टेंडर डॉक्यूमेंट, ओके, एंड बिड फॉर कॉन्ट्रैक्ट। तो कभी कभी या हमेशा जब कभी आप किसी कंपनी में किसी प्रोजेक्ट में काम करोगे तो गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट कभी भी किसी काम को ऐसे ही रिलीज नहीं करती है। तो गवर्नमेंट उसके लिए क्या करती है, उसके लिए टेंडर निकालती है। और इस टेंडर के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें बिडिंग करना पड़ता है। और बिडिंग में जिसका प्राइस सबसे कम है तो उसी को जो है वो जो प्रोजेक्ट है वो दिया जाता है। एग्जांपल के तौर पे मान के चले कि तीन कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ए, बी और सी। यहाँ पर ये तीनों कंस्ट्रक्शन कंपनी ने सेम वर्क के लिए, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक वर्क के लिए एक ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन के साथ एक प्रोजेक्ट का जो है टेंडर निकाला। उसके लिए ड्राइंग भी दिया गया और स्पेसिफिकेशन भी बताया गया, ठीक है। तो उस टेंडर में अलग अलग कंपनी ए बी सी बिडिंग कर रही है। अगर ए कंपनी जो है उसी प्रोजेक्ट के लिए 1 लाख रुपीज बोलती है, सेम जो है दूसरी कंपनी 2 लाख रुपीज बोलती है, तीसरी कंपनी अगर उसी प्रोजेक्ट के लिए जो है 1.5 लाख बोलती है, डेफिनेटली आपको ये जो प्रोजेक्ट है ये कंपनी ए को चला जाएगा। क्यों ए को चला जाएगा? क्योंकि ए कंपनी ने सबसे कम प्राइस बताया हुआ है इस काम को करने के लिए, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि प्रोजेक्ट तो कंपनी को चाहिए, प्रोजेक्ट कंपनी को चाहिए, तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे से बिडिंग प्राइस डालो। और बिडिंग प्राइस अच्छे से तभी डाल पाओगे जब आपको पता होगा कि एक्चुअली कितना खर्च होने वाला है इस प्रोजेक्ट को करने में। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब काम ले रहे हो किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, किसी भी टेंडर में अप्लाई कर रहे हो, तो आपको उसका एग्जैक्ट आइडिया होना चाहिए दैट what is the total cost to complete the project। So this is the objective, to prepare tender documents and bid for contract। हमारे को जरूरत होता है कि हम अपना जो एस्टिमेट है वो बनाए। नेक्स्ट इज टू गेट अप्रूवल एंड फंडिंग फ्रॉम द क्लाइंट एंड और गवर्नमेंट। अगेन अगर हमें फंडिंग चाहिए, अप्रूवल चाहिए, तो वहां पर क्लाइंट तो हमसे पूछेगा ना कि इसका टोटल कॉस्ट कितना है। तो ओवरऑल आफ्टर आफ्टर रीडिंग ऑल दिस टोटल 6 ऑब्जेक्टिव we can have clear idea that estimation is nothing but it is just calculation that how much material, what is the total cost we are going to spend in a particular project। यही हमारा फाइनल एस्टिमेशन का रिक्वायरमेंट है और यही ऑब्जेक्टिव को यूज किया जाता है अलग अलग स्पेस में। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू क्लासिफाई एस्टिमेशन। सो इफ यू वांट इन डिटेल कि हमें किसी भी चीज़ का, किसी भी टॉपिक का डिटेल आइडिया हो, तो हमें सबसे पहले उसको क्लासिफाई करना ज़रूरी है। बार बार रिपीट करते हैं, आप पढ़ोगे तो
क्लासिफिकेशन जैसे करोगे वैसे वैसे आइडिया और ज़्यादा होते जाएगा। सो कॉस्ट एस्टिमेशन को अगर हम बांट करके पढ़ने की कोशिश करें, देन कॉस्ट एस्टिमेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ओके, हम लोग अगर बात करें कॉस्ट एस्टिमेशन का, तो कॉस्ट एस्टिमेशन जो है इसको दो अलग अलग पार्ट में बांट सकते हैं। ए, फर्स्ट पार्ट क्या है, रैपिड कैलकुलेशन, और बी जो है वो सेकंड पार्ट क्या है, डिटेल्ड कैलकुलेशन। अच्छा, ये रैपिड कैलकुलेशन और डिटेल्ड कैलकुलेशन है क्या, इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, जब आपको कोई एक प्रोजेक्ट मिलता है जिस पे आपको काम करना है, देन अगर आपके पास आपको तुरंत कॉस्ट कैलकुलेट करना है, कॉस्ट थोड़ा कम ज़्यादा हो चलेगा, बट आपको तुरंत आइडिया चाहिए डैट कितना इसमें खर्च होने वाला है, तो वहां पर हम लोग रैपिड कैलकुलेशन मेथड जो है उसके साथ जाते हैं। अगर हमें डिटेल में मोस्ट एक्यूरेट डेटा चाहिए होता है तो फिर हम डिटेल एस्टिमेट करते हैं। इसी तरीके से एस्टिमेशन, इसको दो पार्ट में बांटा जा सकता है। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, जो कि तुरंत तुरंत करना है। सेकेंड इज डिटेल्ड एस्टिमेट, जिसको एकदम मोस्ट एक्यूरेट तरीके से करना है। तो जब हम लोग अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट के बारे में बात करेंगे, तो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट कैन बी ऑफ फोर डिफरेंट टाइप्स। चार अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट इज प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, सेकंड इज क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट, थर्ड इज सर्विस बे एस्टिमेट, फोर्थ इज टिपिकल बे एस्टिमेट। तो हम लोग यहाँ पर चारों को पढ़ेंगे वन बाय वन। अगेन, जब आप डिटेल्ड एस्टिमेट के बारे में बात करोगे, वी हैव टोटल फोर डिफरेंट टाइप ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट। First is revised estimate, second is supplementary estimate, third is revised and supplementary estimate, fourth is repair and maintenance estimate. तो जब हम लोग रैपिड कैलकुलेशन करें तो वहां पे अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा। जब हम लोग डिटेल में करना चाहें तो डिटेल्ड एस्टिमेट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो रैपिड में कैलकुलेट करने के लिए चार है, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट, सर्विस बे एस्टिमेट, और उसके बाद टिपिकल बे एस्टिमेट। ये आपको वीडियो देख देख के याद कर लेना है। जब डिटेल्ड एस्टिमेट में जाएंगे, वी हैव टोटल फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट। फर्स्ट इज रिवाइज्ड एस्टिमेट, सेकंड इज सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, थर्ड इज रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, फोर्थ इज रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट। चलिए एक एक करके एक एक को हम लोग क्लियर करते हैं। ओके, फर्स्ट इज व्हाट, फर्स्ट इज प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। देखिए, इस एस्टिमेट को समझने से पहले हम लोग एक बेसिक सा चीज समझेंगे कि हम लोग जब प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो प्रीवियस प्रोजेक्ट से जहां पर हम लोगों ने काम किया हुआ है, प्रीवियसली हम लोग जिस प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है, हम लोगों ने उस प्रोजेक्ट से हमें आइडिया मिलता है कि उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में टोटल क्या कॉस्ट आया था। ठीक है, और हमें ये आइडिया मिलता है कि उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में हमारा जो उसका एरिया था, वर्किंग एरिया या फिर प्लिंथ एरिया, वो कितना था। ठीक है, ये दोनों चीज का हमें आइडिया होता है। तो इसी के बेसिस पर जब हम किसी नए प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो कैलकुलेट करते हैं, तो इसी को प्लिंथ एरिया एस्टिमेट बोलते हैं। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। प्लिंथ एरिया एस्टिमेट इज अ टाइप ऑफ प्रिलिमिनरी एस्टिमेट कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द टोटल प्लिंथ एरिया ऑफ अ बिल्डिंग मल्टीप्लाइड बाय द रेट पर स्क्वायर मीटर। रेट पर स्क्वायर मीटर बोल लो आप यहाँ पर, या फिर रेट पर स्क्वायर फुट बोल लो, बात एक ही है। आप रेट पर स्क्वायर फुट कर लो, बात एक ही है। चलिए इसको समझते हैं डिटेल में। सबसे पहली बात है, व्हाट इज प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया हम लोग जब बोलते हैं तो किसी भी बिल्डिंग का वो एरिया जिसमें हम लोग एरिया ऑफ वॉल, डेट इज इंटरनल और एक्सटर्नल, रूम्स, किचन, बाथरूम, वरांडा, स्टेयर केस, पोर्च, कॉरिडोर, ये सब कंसिडर करेंगे, तो जो फाइनल एरिया निकल कर आएगा वही मेरा प्लिंथ एरिया होगा। हम लोग प्लिंथ एरिया में क्या इंक्लूड नहीं करते हैं, ओपन बैल्कनी, ओपन टेरेस, ओपन स्टेयरकेस, ये सब इंक्लूड नहीं करते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो हम लोग इसको अगर एग्जांपल से समझना चाहें तो आपको ज्यादा इसमें आइडिया लग पाएगा, इजी है, तुरंत हो जाएगा। मान लीजिए कि आपने एक प्रोजेक्ट किया था इससे पहले, और प्रोजेक्ट का जो साइज था जो आपने कंप्लीट किया वो कुछ इस तरीके से एक एरिया में आपने काम किया, और यहाँ पर जो प्रोजेक्ट साइज था वो 30 फीट, 30 फीट यहाँ से यहाँ तक टोटल इसका प्लिंथ एरिया, ये साइड में 30 फीट और ये साइड में मान लेते हैं कि ये 40 फीट था। 30 फीट था, ये साइड में 40 फीट था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस प्रोजेक्ट के लिए प्लिंथ एरिया कितना होने वाला है, तो आप बोलोगे इस प्रोजेक्ट के लिए सर प्लिंथ एरिया जो है 40 × 30, दैट इज वी आर गोइंग टू हैव 1200 स्क्वायर फीट। अब अगर मान लो कि इस 1200 स्क्वायर फीट के कंस्ट्रक्शन में, घर को बनाने में आपका जो कॉस्ट था,
कॉस्ट था, तो वो कॉस्ट कितना आया था, मान लेते हैं कि ये 12 लाख रुपीज आया था। कितना आया था, 12 लाख रुपीज आया था, इतना रुपए इसका खर्च था। ठीक है, तो आप यहां से ये देख सकते हो कि आपका कॉस्ट पर स्क्वायर फुट कितना था, कॉस्ट पर स्क्वायर फीट कितना था। तो आप यहाँ पर बोलोगे कॉस्ट पर स्क्वायर फीट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो टोटल कॉस्ट कितना था, टोटल कॉस्ट था आपका 12 लाख और टोटल स्क्वायर फीट कितना था 1200। तो आप जब इसको कट करोगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि आपका जो कॉस्ट पर स्क्वायर फीट है वो 1000 है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पर आपका जो कॉस्ट पर स्क्वायर फीट है वो 1000 रुपीज पर स्क्वायर फीट आपका कॉस्ट था। प्रीवियस प्रोजेक्ट से आइडिया मिला है, ये चीज का ध्यान रखोगे आप कि हम लोगों ने काम किया, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया और प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद हमें ये पता चला कि भाई 1200 स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्शन करने के लिए 12 लाख रुपए लगा था, तो 1000 रुपए पर स्क्वायर फीट खर्च हो रहा है। अगेन आपके पास जब कोई नया प्रोजेक्ट आता है, मान लेते हैं कि आपका जो नया प्रोजेक्ट है, मान लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट ए था, ये प्रोजेक्ट ए था और अभी आपके पास कोई नया प्रोजेक्ट आया डेट इज प्रोजेक्ट बी। और प्रोजेक्ट बी में आपको ये बात बोल दिया गया पहले से कि इस बार जो मेरा प्लिंथ एरिया होने वाला है, प्लिंथ एरिया वो मेरा होने वाला है 1000 स्क्वायर फीट, इजी रखते हैं, 1000 स्क्वायर फीट होने वाला है। तो जब प्लिंथ एरिया 1000 स्क्वायर फीट होने वाला है तो आपको पता है कि कॉस्ट पर कॉस्ट पर स्क्वायर फीट कितना है। तो पिछले वाले से आपको पता है कि कॉस्ट पर स्क्वायर फीट 1000 है, तो 1000 रुपए कॉस्ट पर स्क्वायर फीट है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा इस प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट तो आप क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 गुना 1000। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, 10 लाख रुपीज। तो इस तरीके के एस्टिमेशन में होता क्या है, ये एक अप्रोक्सीमेट मेथड है। यहाँ पर आपको प्रीवियसली आइडिया था कि प्रोजेक्ट करने में कितना कितना कॉस्ट पर स्क्वायर फीट खर्च हुआ और नए वाले का सिर्फ और सिर्फ आपको एरिया पता चला तो आपने वहां पर टोटल कॉस्ट बता दिया। आपको ध्यान रखना है कि ये एक अप्रोक्सीमेट मेथड है, पहली बात है। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि इस तरह के एस्टिमेशन में प्रोजेक्ट टाइप सिमिलर होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्ट टाइप क्या होना चाहिए, प्रोजेक्ट टाइप सिमिलर होना चाहिए। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइप सिमिलर का मतलब क्या है कि अगर आपने कहीं पे एक G+2 काम किया, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया, वहां से आपने जो कॉस्ट कैलकुलेट किया तो अगला जो कैलकुलेशन है वो भी आपको उसी तरह की बिल्डिंग में करना है। स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होना चाहिए, स्ट्रक्चर में अगर चेंजेस होगा तो फिर आप जो है वहां पर सेम प्लिंथ एरिया एस्टिमेट का मेथड नहीं लगा पाओगे। ओके, चलिए हम लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया और बहुत डिटेल में अगर आपको एस्टिमेशन सीखना है प्रैक्टिकली, एक्चुअली जो हम लोग साइट में पढ़ते हैं, जो हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं और जो हम लोग साइट में इम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो अगर आपको प्रैक्टिकली एस्टिमेट कैसे बनाना है ये सीखना है तो आप चाहो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप रीच कर सकते हो। हम लोग एक प्रॉपर कोर्स रन करते हैं इसके लिए और इस कोर्स में आपको कंप्लीट एस्टिमेशन जो है वो सिखाया जाएगा प्रैक्टिकली, कैसे साइट में करते हैं हम लोग एस्टिमेट, और उसके साथ साथ उसका सर्टिफिकेशन भी होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले टॉपिक में। क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट क्या होता है इसमें, क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट इज अ मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ अ बिल्डिंग बेस्ड ऑन इट्स वॉल्यूम rather than just floor area. It is used to calculate the preliminary cost by multiplying the total building volume with rate per cubic meter. First of all आपको ये समझना है कि पिछले वाले में हम लोग जो कैलकुलेशन करते थे वो एरिया बेसिस पे करते थे, इस बार हम लोग जो करते हैं वॉल्यूम बेसिस पर करते हैं। तो क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट जो है वो ज्यादा एक्यूरेट है क्योंकि वॉल्यूम के बेसिस पे कैलकुलेशन हो रहा है। ठीक है, एक बात है। दूसरी बात है क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट जो है ये प्रिलिमिनरी कॉस्ट देता है, किसके अकॉर्डिंग, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देता है। और यहाँ पर हम लोगों को रेट पर क्यूबिक मीटर पता होना चाहिए, उसी से मल्टीप्लाई करके हम लोग निकालते हैं। चलिए आगे हम लोग समझ लेते हैं फॉर्मूला क्या है। क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट जो है उसका फॉर्मूला है प्लिंथ एरिया इंटू हाइट इंटू रेट पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब हम लोग इसको एक एग्जांपल लेते हैं, वापस से क्लियर हो जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, मान लो कि हमारे पास कोई एक प्रोजेक्ट है जिसके लिए प्लिंथ एरिया कितना है, प्लिंथ एरिया 1000 स्क्वायर फीट है, 1000 स्क्वायर फीट है।
और बिल्डिंग हाइट कितना है, बिल्डिंग हाइट मान लेते हैं कि 11 फीट है। तो अगर टोटल वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ कंस्ट्रक्शन आप कैलकुलेट करोगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 1000 इंटू 11, कितना हो गया ये 11,000 क्यूबिक फीट CFT। ये क्या आया, टोटल वॉल्यूम आया किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का। आप थोड़ा ध्यान से इस चीज को समझना इंपॉर्टेंट है। तो टोटल वॉल्यूम कितना निकल करके आया 11,000 CFT। ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर फीट कितना था 1000 और इसका हाइट कितना था 11 फीट। ठीक है, अब आसान तरीके से फिर हम लोग समझते हैं कि इस पर्टिकुलर घर को बनाने के लिए जो टोटल कॉस्ट था, जो टोटल कॉस्ट था वो मान लेते हैं कि कितना था 11 लाख था। 11 लाख ये हो गया 11,000 11 लाख, ये इसका टोटल कॉस्ट था। ठीक है, अगर मान लो कि हम लोग इसमें कॉस्ट कॉस्ट पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट करें कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना खर्च हुआ था। तो टोटल कॉस्ट कितना था 11 लाख, जीरो काउंट कर लेना, जीरो में मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, और टोटल एरिया टोटल वॉल्यूम कितना था 11,000। तो यहाँ से आप कैंसिल आउट करोगे, कैंसिल आउट करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर वापस से आ गया 1000। तो यहाँ पर जो खर्च था वो कितना था 1000 रुपये पर क्यूबिक फीट। तो यहाँ पर जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कितना निकल करके आया 1000 रुपये पर क्यूबिक फीट। ठीक है, अब अगर अगले प्रोजेक्ट का वॉल्यूम आपको पता चल जाए तो वहां पर आप चाहो तो आराम से उसका कॉस्ट निकाल सकते हो। अब अगला प्रोजेक्ट मान लेते हैं, आप लोग इसको वीडियो खत्म होने के बाद अच्छे से कैलकुलेट करना। मान लेते हैं कि अगला प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट बी, वो प्रोजेक्ट बी कैसा है, प्रोजेक्ट बी में जो प्लिंथ एरिया है मेरा वो मान लेते हैं कि 1200 है, 1200 स्क्वायर फीट। और बिल्डिंग हाइट जो है वो मेरा मान लेते हैं कि 12 फीट है, 12 फीट। तो अब बताओ कि इस प्रोजेक्ट में टोटल कितना पैसा खर्च होगा। इसी तरीके से कैलकुलेट करके यहाँ से जो कॉस्ट निकला है उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके आप निकाल करके कमेंट में लिख देना कि कितना आया। ओके, चलिए अपने थर्ड एस्टिमेट मेथड पे चलते हैं। थर्ड एंड फोर्थ दोनों लगभग सेम है और डेफिनेशन समझना है और इसका थोड़ा सा जो इसको एक्सप्लेन करना है वो कर देंगे, इसके बाद फिर आगे चलेंगे। सो सर्विस बेस्ड एस्टिमेट क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। The cost of a building is proportional to the number of rooms. Similarly, for hospital, the cost associated with the number of bed it hosts. Also, stadium have their cost calculated in terms of their seating capacity. Thus, it is established that the cost of a building equals to the number of service unit multiplied by the cost of one unit. आप चाहो तो डेफिनेशन अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो समझाने के बाद। फॉर एग्जाम्पल, होटल हैव रूम्स as a service unit. For theaters, it is seat. For condos, it is flats, etc. जो भी डेफिनेशन लिखा हुआ है समझ लेते हैं। सबसे ज्यादा प्रचलित तरीका है ये एस्टिमेट करने का। कैसे, हम लोग देखते हैं। मेसन को आप लोग जानते होंगे, मिस्त्री जो घर बनाता है। ठीक है, तो मिस्त्री लोग एस्टिमेट कैसे बनाता है उसको समझते हैं। होता क्या है, इस डेफिनेशन में बोला गया है सर्विस बे मेथड जो है ये एक ऐसा मेथड है जिसमें नंबर ऑफ एनिमिटीज के हिसाब से कॉस्ट कैलकुलेट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई एक मिस्त्री था जो घर बनाया है और वो 3 BHK का घर बनाया है, 3 बेडरूम हॉल किचन लैट्रिन बाथरूम का एक घर बनाया। और उसका जो फ्लोर एरिया था वो 1000 स्क्वायर फीट था। तो मिस्त्री जो है वो देखा कि ये घर बनाने में मेरे को कोई 15 लाख रुपया खर्च हुआ। कितना खर्च हुआ, 15 लाख रुपया खर्च हुआ। तो अगर वापस से इसकी इसी मिस्त्री के पास अगर कोई दूसरा क्लाइंट पहुंचेगा, इसी मिस्त्री के पास कोई दूसरा क्लाइंट पहुंचेगा और बोलेगा क्या कि मेरे को कंस्ट्रक्शन करना है और इस बार जो है मेरे को 3 BHK के जगह जो है 4 BHK कंस्ट्रक्शन करना है, या आसान करने के लिए चलो 3 BHK ही कंस्ट्रक्शन करना है, ये कोई इसको बोलेगा। तो वो प्रीवियस एक्सपीरियंस से वो ये बोल पाएगा कि चूंकि 3 BHK कंस्ट्रक्शन करना है, आप 1000 स्क्वायर फीट के आसपास कर रहे हैं, तो आपको जो टोटल कॉस्ट लगने वाला है वो 15 लाख लगने वाला है।
तो ठीक है, यहाँ पर एक बात रिपीट हो रहा है कि एनिमिटीज क्या है, कैपेसिटी क्या है। जैसे कि मान लो, और इजी करते हैं इसको, अगर आपने 3 रूम बनाया और 3 रूम में आपको कोई 5 लाख रुपए खर्च हुआ, तो अगर आप मान लो कि आप एस्टिमेट बना रहे हो और 6 रूम आपसे पूछ रहा है कोई बनाने में कितना खर्च होगा, तो आप डायरेक्टली क्या बोल दोगे कि 10 लाख रुपीज खर्च होगा। सो नंबर ऑफ सर्विस यूनिट के हिसाब से जब कैलकुलेट करते हैं तो उसी को हम लोग सर्विस बे मेथड बोलते हैं। टिपिकल बे मेथड ये भी बिल्कुल उसी तरह का पार्ट है। इसमें क्या होता है टिपिकल बे मेथड में कि एस्टिमेट किया जाता है, और एस्टिमेट जो है नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ बीम के अकॉर्डिंग के रिस्पेक्ट में किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि कोई एक कंस्ट्रक्शन हुआ, कोई एक घर बना, और वहां पे मिस्त्री को पता है कि टोटल 15 कॉलम बना, और मिस्त्री को पता है कि टोटल जो बीम है वो लगभग 200 फीट का बीम था, 200 फीट लेंथ का। तो यहाँ से जो है मिस्त्री जब उसको इसी तरह का कोई प्रोजेक्ट मिलेगा, इससे डबल या इससे 1.5 टाइम्स, तो इसी पुराने वाले के बेसिस में जब वो डेटा देता है तो उसी को हम लोग टिपिकल बे मेथड बोलते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन तरीका है कैलकुलेट करने का, और बहुत ही ज़्यादा अप्रोक्सीमेट तरीका है। अगर हम लोग एस्टिमेशन के बारे में बात करें, then the most preferred estimation is cubical content estimation, then plinth area estimation, then we go with this service bay method and typical bay method. Okay, चलिए अब हम लोग बात करते हैं डिटेल्ड एस्टिमेशन इन सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में डिटेल्ड एस्टिमेशन का क्या मतलब है? In detail estimate, it a detail estimate is a comprehensive calculation of the quantities and cost। जब क्वांटिटीज को, कॉस्ट को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एकदम डिटेल में अच्छे से कैलकुलेट किया जाता है किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो उसी को हम लोग डिटेल एस्टिमेट बोलते हैं। और यहाँ पर जो है एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट लिया जाता है, और साथ साथ जो है आइटम वाइज कॉस्टिंग प्रॉपर तरीके से लिया जाता है, लेबर चार्जेस अच्छे से जोड़ा जाता है, मटेरियल कॉस्ट अच्छे से जोड़ा जाता है, और अदर ओवरहेड्स को अच्छे से कैलकुलेट किया जाता है। इट इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। तो जब कभी हम लोगों को काम करना होता है, कंप्लीट एग्जीक्यूशन करना होता है काम का, तो वहां पे कॉम्प्रिहेंसिव कैलकुलेशन किया जाता है, जहां पर कॉस्ट एंड क्वांटिटी हर चीज को बहुत डिटेल में एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट किया जाता है। डेफिनेशन, अगर आप थोड़ा सा शॉर्ट डेफिनेशन चाहते हैं कि हाँ नहीं भाई ये बहुत लंबा है, शॉर्ट तरीके से डिफाइन करें कि क्या होता है ये, तो शॉर्ट तरीके से अगर आप बोलोगे तो अ डिटेल एस्टिमेट इज एन एक्यूरेट फोरकास्ट ऑफ द क्वांटिटीज एंड कॉस्ट ऑफ एवरी आइटम ऑफ वर्क। तो हर सब तरह का जो काम है उसका, जब हम लोग हर तरह का आइटम है उसका जब एक्यूरेट कैलकुलेशन करते हैं किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, तो उसी को हम लोग डिटेल एस्टिमेट बुलाते हैं। कुछ हुआ नहीं है, बस यही बदला है कि यहाँ पर हम लोग डिटेल एस्टिमेट में एक्यूरेट टर्म ऐड हो गया, बाकी एस्टिमेशन वाला ही डेफिनेशन है। फीचर ऑफ डिटेल एस्टिमेट, क्या क्या फीचर होता है? डिटेल एस्टिमेट ऐसे नहीं बनता है एकदम डिटेल ड्राइंग के बेसिस पे बनता है। आइटम वाइज क्वांटिटी एंड कॉस्ट कैलकुलेट किया जाता है। रेट एनालिसिस जो है उसको प्रॉपर तरीके से किया जाता है हर आइटम का, और इंक्लूड होता है इसमें कॉन्टीजेंसी, ओवरहेड, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, ये सब कुछ इसमें ऐड होता है। इसके बाद टेक्निकल सैंक्शंस वगैरह जो है उसको ऐड किया जाता है। टेंडरिंग और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन जो है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो डिटेल एस्टिमेट बनाने के लिए एक एक पॉइंट करके कवर कर लेते हैं। डिटेल एस्टिमेट बनाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि डिटेल ड्राइंग होना चाहिए। इसके बाद आइटम वाइज क्वांटिटी और कॉस्ट उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। इसके बाद रेट एनालिसिस जो है हर आइटम के लिए किया जाता है। इसके बाद इसमें कॉन्टीजेंसी को, ओवरहेड को, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट को ऐड किया जाता है, और इसको यूज किया जाता है किस लिए? टेक्निकल सैंक्शन के लिए। टेक्निकल सैंक्शन के लिए यूज किया जाता है, और टेंडरिंग वगैरह के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। रिवाइज्ड एस्टिमेट क्या होता है इन सिविल इंजीनियरिंग? तो सिविल इंजीनियरिंग में अगर हम लोग रिवाइज्ड एस्टिमेट के बारे में बात करें, तो रिवाइज्ड एस्टिमेट इज अ फ्रेश एस्टिमेट। किस तरह का एस्टिमेट है? फ्रेश एस्टिमेट है, prepared when the original sanctioned estimate is found to be insufficient or inaccurate। ठीक है, usually due to changes in design, rates,
क्वांटिटीज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जीक्यूशन। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं तो प्रोजेक्ट करने के ड्यूरेशन में, प्रोजेक्ट करते करते हमें ये पता चलता है कि प्रोजेक्ट में जो है डिजाइन में चेंजेस आ गया है, डिजाइन बदल गया है प्रोजेक्ट का। हमें ये पता चलता है कि भाई मटेरियल का प्राइस बदल चुका है। हमें ये पता चलेगा कि टोटल क्वांटिटी जो रिक्वायर्ड है वो बदल चुकी है। तो वहां पर नया फ्रेश एस्टिमेट बनाया जाता है, फ्रेश एस्टिमेट बनाया जाता है, प्रीवियस वाले को कैंसिल कर दिया जाता है। तो इसी को हम लोग फ्रेश एस्टिमेट बोलते हैं। जहां पे जो है जब ड्राइंग बदल जाए, इस तरह का कोई कंडीशन हो तो उसको प्रिपेयर किया जाता है। अगर डेफिनेशन बोले फ्रेश रिवाइज एस्टिमेट का, तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं एक बार इसका। A revised estimate is a detailed recalculation of the original estimate. When prepared when the cost of project prepared when the cost of project is likely to exceed the sanctioned amount, by more than the permitted limit, usually 5% or more. तो ये ध्यान देना है कि जब कभी हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं और वहां पर हमें अपना प्रीवियस एस्टिमेट सबमिट करने के बाद कोई एक अमाउंट सैंक्शन हो गया, कोई एक अमाउंट मिल गया कि लो भाई पैसा लो और प्रोजेक्ट को कंप्लीट करो। अमाउंट सैंक्शन होने के बाद हमको पता चलता है कि ड्राइंग बदल गया है, रेट चेंज हो गया या क्वांटिटी बदल गया और जो टोटल कॉस्ट है प्रोजेक्ट का वो ज़्यादा जा रहा है। तो वहां पर अगर ये कॉस्ट 5% या उसके आसपास से बदलता है तो वहां पर हम लोग प्रीवियस एस्टिमेट को कैंसिल करके नया एस्टिमेट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है? आपको किसी तरह का सवाल हो, आप सीधा जो व्हाट्सएप नंबर था उस पर भेज सकते हो या फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके, व्हेन इज अ रिवाइज्ड एस्टिमेट रिक्वायर्ड? तो अब बोला गया है कि ये रिवाइज एस्टिमेट की जरूरत कब पड़ती है भाई, कब बनाते हैं हम लोग ये रिवाइज एस्टिमेट? तो ये रिवाइज एस्टिमेट की जरूरत तब पड़ती है हम लोगों को जब हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट में किसी तरह का मेजर चेंजेस देखते हैं, किसमें, डिजाइन में या स्कोप ऑफ वर्क में। अगर इंक्रीज इन कॉस्ट देखते हैं, लेबर कॉस्ट बढ़ गया, मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया या फिर मशीनरी कॉस्ट बढ़ गया, वहां पर देखते हैं। अल्ट्रेशन इन स्पेसिफिकेशन, आप लोग सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, फोर्थ सेमेस्टर में आपको पता होगा कि हर एक मटेरियल का अपना स्पेसिफिकेशन होता है या कंस्ट्रक्शन मेथड है उसका एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है। एग्जांपल के तौर पे अगर मान के चलो डिजाइन हुआ है और बोला गया है कि कंक्रीट जो है, पेन के कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, आपको बोला गया कि कंक्रीट जो है वो M30 ग्रेड का लगेगा और बाद में बोला गया नहीं, कंक्रीट जो है वो M40 ग्रेड का लगेगा। तो यहाँ पर क्या है, स्पेसिफिकेशन बदल रहा है। किसका स्पेसिफिकेशन बदल रहा है? कंक्रीट का स्पेसिफिकेशन बदल रहा है। तो इस तरह का स्पेसिफिकेशन में अगर चेंजेस आता है तो वहां पर भी हम लोगों को रिवाइज एस्टिमेट बनाना पड़ता है। इसके बाद एरर्स और ओमिशन फाउंड इन ओरिजिनल एस्टिमेट, ओरिजिनल एस्टिमेट में किसी तरह की गलती हो गई तो वहां पर हम लोगों को ये जरूरत पड़ता है बनाने का। एक्सटेंशन ऑफ प्रोजेक्ट ड्यूरिंग एरिया, ड्यूरिंग एक्सटेंशन ऑफ प्रोजेक्ट ड्यूरेशन और एरिया। कभी कभी क्या हुआ कि प्रोजेक्ट बनाते बनाते क्लाइंट का मन कर गया कि नहीं काम करते हैं इसको और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, एरिया बढ़ा दिया उन्होंने। अगर बोला गया कि नहीं इसका जो ड्यूरेशन है भाई 1 साल में नहीं बनाएंगे, इसको 3 साल में बनाएंगे, तो वहां पर भी कॉस्ट चेंज हो जाता है। तो उस टाइम पे हम लोगों को रिवाइज्ड एस्टिमेट की जरूरत पड़ती है। If the cost exceeds more than 5 to 10%, then the original sanctioned estimate, शुरू में डिस्कस किया हमने, अगर जो टोटल प्राइस है, टोटल कॉस्ट है वो 5 से 10% बढ़ गया तो वहां पर जरूरत पड़ती है रिवाइज्ड एस्टिमेट की। चलिए थर्ड वाले में चलते हैं। व्हाट इज सप्लीमेंट्री एस्टिमेट इन सिविल इंजीनियरिंग? सप्लीमेंट्री आपको पता होगा ना, जो बच्चे फेल हो जाते हैं वो सप्लीमेंट्री पेपर डालते हैं अलग से, है ना? तो वहीं से समथिंग मिलता जुलता है। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड व्हेन एडिशनल वर्क इज रिक्वायर्ड आफ्टर द ओरिजिनल वर्क हैज बीन सैंक्शनड। तो सप्लीमेंट्री एस्टिमेट कब बनाते हैं? सप्लीमेंट्री एस्टिमेट तब बनाते हैं जब एक काम मिल गया और उसमें क्लाइंट ने बोला कि नहीं नहीं मुझे अलग से एक बाथरूम बना के दो, एडिशनल वर्क ऐड हो गया। तो ओरिजिनल जो वर्क है उसमें कुछ भी अगर नया सैंक्शनड वर्क में ऐड हो तो वहां पर अलग से उस छोटे से काम के लिए एक अलग से एस्टिमेट बना दिया जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, देयर शुड नॉट बी मेजर चेंजेस इन द ओरिजिनल प्रोजेक्ट। ओरिजिनल प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। इट इंक्लूड्स द न्यू एरिया एंड एक्स्ट्रा आइटम ओनली, नॉट कवर्ड इन द ओरिजिनल एस्टिमेट। तो इन शॉर्ट बात करें, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट बनाएंगे कब बनाएंगे? जब एडिशनल वर्क जुटेगा, एडिशनल वर्क जुटेगा
और ओरिजिनल जो सैंक्शन है उससे ज़्यादा होगा तो हम लोग ये एस्टिमेट एक अलग से बनाएंगे। इसमें नया वाला एरिया और उसमें लगने वाला अलग से जो मटेरियल है उसको सिर्फ मेंशन करेंगे। ध्यान रखना है कि प्रोजेक्ट में कोई मेजर चेंजेस नहीं हो रहा हो और ओरिजिनल प्रोजेक्ट जो है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हो रहा हो। और ये सिर्फ और न्यू और एक्स्ट्रा आइटम्स को कवर करेगा, पिछले वाले से इसका कोई लेना देना नहीं है। डेफिनेशन के बारे में बात करें, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट इज अ सेपरेट एस्टिमेट prepared for additional work or new items required during the execution of original work without altering the main sanctioned project। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन भी देख लिया। When a supplementary estimate is required, जब हम लोगों को एडिशनल स्ट्रक्चर जो है वो बनाना होता है या एडिशनल फीचर ऐड करना होता है जो कि प्लान में नहीं था, जैसे कि मान के चलिए बाउंड्री वॉल बनाना है, एक्स्ट्रा बाथरूम बनाना है, कुछ भी करना है, प्लान में नहीं था, तो उसके लिए अलग से एस्टिमेट बनेगा, उसी को सप्लीमेंट्री एस्टिमेट बोलेंगे। फॉर न्यू सर्विसेज लाइक इलेक्ट्रिकल, ड्रेनेज, लैंडस्केपिंग, अब बोल दिया भाई लैंडस्केपिंग करना है, ड्रेनेज करना है, इलेक्ट्रिकल करना है, न्यू सर्विस करना है जो नहीं था पहले, तो उसके लिए करेंगे। फॉर माइनर एडिशन इन और एक्सटेंशन आर नेसेसरी, जब हम लोगों को छोटा मोटा एडिशन या छोटा मोटा एक्सटेंशन करना हो वहां पे करेंगे। व्हेन द स्कोप ऑफ वर्क इंक्रीजेस स्लाइटली, जब स्कोप ऑफ वर्क जो है वो स्लाइटली बढ़ जाता है तो हम लोग यहाँ पर सप्लीमेंट्री एस्टिमेट बनाएंगे। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग अगले पे चलते हैं और अगला है हमारा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एस्टिमेटर। एक एस्टिमेटर की क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस पे हम लोग बात करते हैं। तो अगर आप एस्टिमेटर के रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्कस करो तो एस्टिमेटर का सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्वांटिटी टेक ऑफ। क्वांटिटी टेक ऑफ का मतलब कैलकुलेट क्वांटिटी फ्रॉम ड्राइंग, जो ड्राइंग मिला है उस ड्राइंग के हिसाब से क्वांटिटी कैलकुलेट करना, ये पहला रोल है किसका, एस्टिमेटर का। सेकंड है कॉस्ट एस्टिमेशन, प्रिपेयर कॉस्ट एस्टिमेट फॉर ऑल प्रोजेक्ट कंपोनेंट। देखिए जब कॉस्ट एस्टिमेशन बोला जाता है ना, इट डजंट मीन दैट वी आर गोइंग टू चेक ओनली मटेरियल प्राइस, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एवरीथिंग, एवरी each each वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एवरीथिंग, एक एक रुपए जो भी प्रोजेक्ट में लग रहा है सबका कैलकुलेशन वो कॉस्ट एस्टिमेशन में कवर होता है। तो आपका जो इंजीनियर है, जो कि एस्टिमेटर है, उस एस्टिमेटर का पहला काम क्या है, क्वांटिटी टेक ऑफ, कितना क्वांटिटी लग रहा है, कितना कॉस्ट लग रहा है। थर्ड उसका काम होता है रेट एनालिसिस करना। रेट एनालिसिस अभी आपको लग रहा होगा ये कोई छोटा चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रेट एनालिसिस करना काम होता है। डिटरमाइंड यूनिट रेट फॉर आइटम्स ऑफ वर्क, ठीक है। इसके बाद इसका काम होता है बीओक्यू प्रिपरेशन करना, प्रिपेयर आइटम वाइज बिल ऑफ ऑल क्वांटिटी, जितना भी बिल है आइटम के हिसाब से उसको प्रिपेयर करना। ये टॉपिक सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ड्राइंग अंडरस्टैंडिंग, जो भी ड्राइंग मिला है उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होता है करना, दैट इज स्टडी एंड इंटरसेप्ट टेक्निकल डॉक्यूमेंट जो भी है ये सब की स्टडी करना एस्टिमेटर का काम है। टेंडरिंग सपोर्ट, असिस्ट इन बिड एंड टेंडर प्रिपरेशन, टेंडर प्रिपरेशन में, बिडिंग में असिस्ट करना, ये भी एस्टिमेटर का काम है। कॉस्ट मॉनिटरिंग, कॉस्ट मॉनिटरिंग का मतलब कंपेयर द एक्चुअल कॉस्ट विद एस्टिमेटेड कॉस्ट, कि भाई इनिशियली हमने क्या सोचा था और अभी हमारा क्या पैसा खर्च हो रहा है, तो ये भी करना एस्टिमेटर का काम है। मार्केट रिसर्च, कि मार्केट में जो भी रेट है, सप्लायर का डेटा है, वो सारी चीज़ों को कैलकुलेट करना। रिस्क असेसमेंट, मतलब कि क्या क्या पॉसिबल रिस्क है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, उसको भी एसेस करना, उसको भी एक बार हिसाब में लेना। कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेट विद ऑल प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर, तो ये सारा काम किसका है, ये सारा काम एक एस्टिमेटर का है, ठीक है। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लो, ट्राई टू रिमेम्बर एवरीथिंग, एग्जाम में आएगा तो यहीं पे ध्यान रख लेना है। क्वांटिटी टेक ऑफ, कॉस्ट एस्टिमेशन, रेट एनालिसिस, बीओक्यू प्रिपरेशन, ड्राइंग अंडरस्टैंडिंग, टेंडरिंग सपोर्ट, कॉस्ट मॉनिटरिंग, मार्केट रिसर्च, रिस्क असेसमेंट और कोऑर्डिनेशन, ये सारा काम किसका है, ये दसों काम एक इकलौते आदमी का है, उसका नाम है एस्टिमेटर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क। अच्छा, ये डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क का मतलब ये है कि सिविल इंजीनियरिंग में जो भी करते हो आप, चाहे वो मिट्टी काट रहे हो,
या मिट्टी भर रहे हो, चाहे आप प्लास्टर कर रहे हो या आप चिनाई कर रहे हो दीवार का, या आप ढलाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो सारे काम को कितने पार्ट में आप बांट सकते हो या उसको कितने आइटम्स में बांट सकते हो, ठीक है। तो उसी आइटम्स को यहाँ पर मेंशन किया गया है, अप्रोक्सीमेटली सबको रखा गया है। पहला आइटम क्या है इसमें, यहाँ पर आपको फर्स्ट आइटम है, ओके, इंक कलर चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट आइटम है अर्थवर्क, ठीक है, अर्थवर्क। अर्थवर्क का मतलब मिट्टी से रिलेटेड जो भी है, चाहे वो एक्सकेवेशन है, चाहे वो फिलिंग है या डिस्पोजल है। एक्सकेवेशन का मतलब मिट्टी काटना। डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क में अर्थवर्क हो गया। नेक्स्ट फाउंडेशन हो गया। फाउंडेशन इज अ आइटम ऑफ वर्क। फाउंडेशन में क्या क्या काम हो जाता है, फाउंडेशन में पीसीसी है, फुटिंग है, डीपीसी है, सब फाउंडेशन में आ जाता है। नेक्स्ट इज मैसनरी। मैसनरी में आपका ब्रिक वर्क आ जाता है, स्टोन वर्क आ जाता है, ब्लॉक मैसनरी आ जाता है। कंक्रीट, कंक्रीट में आपका स्लैब आ जाता है, बीम आ जाता है, कॉलम आ जाता है। तो कंक्रीट एक आइटम ऑफ वर्क है, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर्म वर्क। फॉर्म वर्क में आपको शटरिंग जो है ना आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए, पटरे से वुड का इस्तेमाल करके या प्लाई का इस्तेमाल करके या फिर स्टील का जो शीट है उसका इस्तेमाल करके जब हम लोग फॉर्म वर्क करते हैं तो वो इसमें कवर होता है। नेक्स्ट इज फ्लोरिंग। फ्लोरिंग में आपका टाइल्स, स्टोन, स्कर्टिंग, ये सारी चीजें आ जाती है। नेक्स्ट आइटम ऑफ वर्क है प्लास्टरिंग एंड फिनिशिंग। प्लास्टरिंग और फिनिशिंग में प्लास्टर, पुट्टी, पेंटिंग, ये सब आ जाता है। तो रूफिंग, रूफिंग में आपका आरसीसी स्लैब, वाटर प्रूफिंग, शीट रूफिंग जो भी करो आप वो आ जाता है। डोर एंड विंडो में आप किस तरह के डोर विंडो लगा रहे हो, वुडन, एल्यूमिनियम, यूपीवीसी जो भी लगा रहे हो वो आ जाता है। स्टील वर्क में आपका कहाँ पे स्टील लगा रहे हो, रेनफोर्समेंट में लगा रहे हो, स्ट्रक्चरल स्टील लगा रहे हो, वो आ जाता है। प्लम्बिंग एंड सैनिटरी में आपका पाइप फिटिंग, टैंक्स वगैरह ये आ जाता है। इलेक्ट्रिकल में आपका वायरिंग, फिटिंग, पैनलिंग, ये सब आ जाता है। पेंटिंग में आपका इमल्शन, इनेमल या फिर वर्निश, ये जो भी आप यूज कर रहे हो वो आ जाता है। देन रोड वर्क, देन एक्सटर्नल डेवलपमेंट। कहने का मतलब ये है कि आप जो कंस्ट्रक्शन करोगे उसमें जो कैटेगरी है कि किस तरह का काम हो रहा है उसी को हम लोग आइटम ऑफ वर्क बोलते हैं। जैसे अर्थवर्क, अर्थवर्क मतलब मिट्टी से रिलेटेड जो भी, वो क्या है, एक आइटम ऑफ वर्क है। फाउंडेशन, फाउंडेशन मतलब कि आपके घर का जो भी न्यू है, फाउंडेशन जो है बिल्डिंग का उससे रिलेटेड जो भी। मैसनरी मतलब कि आपको चिनाई से रिलेटेड जो भी। कंक्रीट यानी कि आपको आरसीसी से रिलेटेड जो भी है। फोम वर्क यानी कि शटरिंग से रिलेटेड जो भी है। फ्लोरिंग यानी कि जमीन जो पक्का बना रहे हो उससे रिलेटेड जो भी है। प्लास्टरिंग एंड फिनिशिंग से रिलेटेड जो भी है। तो प्लास्टरिंग एंड फिनिशिंग इस तरह की ये सारी चीजें क्या है, एक आइटम ऑफ वर्क है, ठीक है, एक आइटम ऑफ वर्क है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए सिविल इंजीनियरिंग में आइटम ऑफ वर्क क्या है तो आप उसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। और यहाँ पर आइटम ऑफ वर्क का जो है एक एग्जाम्पल जो है वो लिखा गया है कि अगर मशीनरी तो मशीनरी में क्या, मशीनरी में ब्रिक वर्क, स्टोन वर्क, ब्लॉक मशीनरी, ये सब आइटम ऑफ वर्क है। ओके, चलिए यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। तो उसी तरीके का जो था उसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अलग अलग आइटम ऑफ वर्क उसको किस यूनिट में मेजर करते हैं। और ये अभी बहुत ज़्यादा याद नहीं भी आप रखोगे तो जब आने वाले टाइम में आप एस्टिमेट बनाओगे तो आपको वो सब चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। जैसे कि अर्थ अर्थ वर्क यानी एक्सकेवेशन कर रहे हो, फिलिंग कर रहे हो, तो उसके लिए यूनिट क्या है, उसके लिए मीटर क्यूब है। एक्सकेवेशन को कैसे नापते हैं, मान लो कि आपने इधर में 4 फीट, इधर में 4 फीट और इधर में 4 फीट, इस तरीके से आपने मान लो कि आपने इस तरीके से गड्ढा किया, एक गड्ढा किया आपने इस तरीके से, ठीक है। और इसकी डेप्थ कितनी है, 4 फीट है। तो वो इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम कैसे होगा, 4 इंटू 4 तो ये हो गया 64। इसको मेजर करने का तरीका क्या हो गया, वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हो, यूनिट क्या है इसका, CFT, क्यूबिक फीट या फिर मीटर क्यूब। चाहे आप CGS में करो, FPS में करो या SI में करो, तो जनरली लोग SI यूज करते हैं। कोड बुक भी हमारा SI में है, इसीलिए वॉल्यूम की जो यूनिट है वही एक्सकेवेशन की यूनिट है। तो हमारा जो सबसे पहला आइटम है अर्थवर्क, उसको किस में मेजर करते हैं हम लोग, मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। कॉन्क्रीट वर्क उसको किस में मेजर करते हैं, मीटर क्यूब में करते हैं। ब्रिक वर्क इसको हम लोग मीटर क्यूब में करते हैं। प्लास्टरिंग इसको मीटर स्क्वायर में करते हैं। पेंटिंग इसको मीटर स्क्वायर में करते हैं। फ्लोरिंग इसको हम लोग मीटर स्क्वायर में करते हैं। रोड वर्क, बिटुमिन लगाओ, WBM लगाओ, जो भी लगाओ, इसको भी मीटर स्क्वायर में करते हैं। डोर एंड विंडो को नंबर में करते हैं। रेनफोर्समेंट स्टील को केजी या टन में करते हैं। पाइप्स को हम लोग जो है रनिंग मीटर में नापते हैं। फेंसिंग को हम लोग जो है रनिंग मीटर में नापते हैं। और नेल्स, बोल्ट जो भी लग रहा है उसको केजी में नापते हैं। दो टर्म यहाँ पर हम लोगों को समझना पड़ेगा। सबसे पहला टर्म है रनिंग मीटर, ये थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझना। रनिंग रनिंग मीटर, इरेज ऑल इंक, ओके। पहला है आपका रनिंग मीटर, रनिंग मीटर।
तो रनिंग मीटर का मतलब क्या होता है? रनिंग मीटर को आप शॉर्ट में समझो कि कहीं भी मान लो कि आपने मेजर किया 4 फीट 3 इंच, दूसरे जगह आपने मेजर किया 4 फीट 9 इंच, तो यहाँ पर राउंड ऑफ नहीं करना है, यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लेना है। तो ये 4 फीट 3 इंच को भी 5 फीट काउंट किया जाएगा, 4 फीट 9 इंच को भी 5 फीट काउंट किया जाएगा। दिस इज कॉल्ड रनिंग मीटर। एक बात है। दूसरी बात है कि आपने यहाँ पर देखा कि फ्लोरिंग को भी स्क्वायर मीटर में मेजर कर रहे हैं और प्लास्टरिंग को भी स्क्वायर मीटर में मेजर कर रहे हैं। प्लास्टरिंग को स्क्वायर मीटर में क्यों मेजर करते हैं? क्योंकि इसका जो थिकनेस है ना वो कांस्टेंट होता है। थिकनेस को क्या किया जाता है? कांस्टेंट कंसिडर किया जाता है, कांस्टेंट। तो इसीलिए इसको जो है हम लोग मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी है यहाँ पर। और चलिए हम लोग अपने टॉपिक के अगले हिस्से में चलते हैं। हाँ, चलिए टॉपिक के अगले हिस्से में चलते हैं। ओके, ओके, चलिए टॉपिक के अगले हिस्से में चलते हैं। बिल ऑफ क्वांटिटी क्या होता है? बीओक्यू, जैसा कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था। डेफिनेशन देख लेते हैं बीओक्यू का कि बीओक्यू होता क्या है, कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद बात करेंगे। तो बिल ऑफ क्वांटिटी इज अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट दैट लिस्ट आउट द आइटम ऑफ वर्क। तो जब आइटम ऑफ वर्क जो अभी हम लोग डिस्कस किए उसको जब हम लोग लिस्ट आउट करते हैं डिटेल तरीके से, उसको क्वांटिटी के साथ, यूनिट के साथ, रेट के साथ, तो उसी को हम लोग बिल ऑफ क्वांटिटी बुलाते हैं और शॉर्ट में बीओक्यू बोलते हैं। और इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ टेंडरिंग कॉस्ट एंड पेमेंट इन सिविल प्रोजेक्ट। तो बीओक्यू के हिसाब से ही पेमेंट बनाया जाता है, कॉस्टिंग कैलकुलेट किया जाता है और टेंडरिंग का जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो प्रिपेयर किया जाता है। पर्पस क्या है बीओक्यू बनाने का? टू प्रोवाइड क्लियर ब्रेकडाउन ऑफ वर्क फॉर कॉन्ट्रैक्टर। जो भी आपका काम है उस काम को एकदम डिटेल में आइटम ऑफ वर्क के हिसाब से ब्रेक करके कॉन्ट्रैक्टर को समझाने के लिए बीओक्यू बनाया जाता है। नेक्स्ट इज हेल्प इन टेंडरिंग एंड इनवाइटिंग बिड। बिड इनवाइट करने के लिए, टेंडर भरने के लिए बीओक्यू बनाया जाता है। नेक्स्ट इज असिस्ट इन प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन। प्रोजेक्ट का कॉस्ट एस्टिमेशन करना है तो आइटम ऑफ वर्क देखना पड़ेगा, उसका कॉस्ट देखना पड़ेगा, उसके लिए बीओक्यू बनाया जाता है। इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन कोटिंग रेट। जब रेट कोट कर रहे हैं तो वहां पर जो प्राइस है, जो आपका कॉस्ट है, उसमें क्या हो? यूनिफॉर्मिटी हो। एग्जांपल के तौर पे बीओक्यू आपने बनाया और कहीं पे आपने आइटम ऑफ वर्क में मेंशन किया आरसीसी, दूसरे जगह पे अगेन आपने कहीं मेंशन किया आरसीसी, तो ये आरसीसी और ये आरसीसी का जो रेट है उसके बीच में एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो, उसके बीच में एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो, इसके लिए बीओक्यू बनाया जाता है। हेल्प इन चेकिंग बिल एंड पेमेंट। बिल और पेमेंट जो है उसको चेक करने के लिए बीओक्यू बना सकते हैं हम लोग। कैसे होगा? मान के चलो कि आपने आइटम ऑफ वर्क प्रिपेयर किया, जैसे हम लोग पिछले स्लाइड में देख रहे थे। वहां पे आपने लिख दिया फाउंडेशन, वहां पे आपने लिख दिया फाउंडेशन। तो फाउंडेशन में जब मान के चलो कि आप काम कर रहे हो, फाउंडेशन का काम खत्म हो गया, तो फाउंडेशन के लिए आपने वहां पर बिल पेमेंट किया, फाउंडेशन में क्या आइटम्स लगना था वो आपको पता रह गया। तो जब आप पूरा डिटेल में एकदम अच्छे से ब्रेक डाउन कर ले रहे हो तो वहां पर बिल पेमेंट वगैरह भी आसान हो जाता है। तो ये भी एक पर्पस है बीओक्यू बनाने का। तो बीओक्यू में ये 5 चीजें 6 चीजें एक्चुअली मेंशन होती है, वो यहाँ पर लाइन किया हुआ है। पहला है आइटम नंबर या सीरियल नंबर, नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, नेक्स्ट इज क्वांटिटी, नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट, नेक्स्ट इज रेट पर यूनिट, देन टोटल अमाउंट। अब इसको एक टेबल में हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। टेबल में बनाते हैं इसलिए बना के दिखा दिया क्योंकि अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज बिल ऑफ क्वांटिटी, एक्सप्लेन कीजिए, तो वहां पर आप चाहो तो बिल ऑफ क्वांटिटी का डेफिनेशन, पर्पस क्या है, उसका कंटेंट क्या है, और उसका एक टेबल बना के दिखा सकते हो। तो इस टेबल में अगर आप यहाँ पर चेक करोगे तो हम लोग यहाँ पर इसको कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं? सबसे पहले सीरियल नंबर लिख रहे हैं, देन डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, तो काम क्या हुआ है? अर्थवर्क हुआ है। अर्थवर्क में क्या हुआ है? एक्सकेवेशन हुआ है। क्वांटिटी कितनी थी? 100। यूनिट क्या था? मीटर क्यूब। रेट क्या था? 150 रुपए पर मीटर क्यूब। टोटल अमाउंट कितना है? 15,000। इसी तरीके से सेकेंड वर्क क्या था? पीसीसी था, और पीसीसी में जो क्वांटिटी थी 50 यूनिट मीटर क्यूब, रेट 5,000, कॉस्ट इतना आ गया। तो इसी तरीके से जब टैबुलेट करते हैं ना अलग अलग आइटम ऑफ वर्क को, तो इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं? इसी को हम लोग बीओक्यू बुलाते हैं। फोर्थ में आप देखोगे 12 mm प्लास्टर विथ कॉन्क्रीट मोटर, रेशियो 1:4, क्वांटिटी है 500, यूनिट है मीटर स्क्वायर, रेट है 180, अमाउंट आ गया 90,000। फिफ्थ में आप देखोगे इनेमल पेंट ओवर स्टील रेलिंग, इसका क्वांटिटी है 100, यूनिट है मीटर स्क्वायर, रेट है 90, अमाउंट आ गया 9,000। टोटल इसका जो कॉस्ट है वो 5,29,000 हो गया। So this is nothing but a format of BOQ which is used in civil engineering project practically as well to tabulate everything in a proper way, right? चलिए आगे चलते हैं और हम लोग एनालिसिस ऑफ रेट पे बात करते हैं। सी दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट।
यू विल हैव टू अंडरस्टैंड ईच टर्म अच्छे से, ताकि आप उसको कर पाओ खुद से, है ना। एनालिसिस ऑफ रेट या रेट एनालिसिस क्या होता है? रेट एनालिसिस से आप क्या समझते हो? रेट एनालिसिस का मतलब हो गया दाम का आकलन करना। रेट एनालिसिस का मतलब हो गया दाम का आकलन करना। डेफिनेशन देखते हैं। रेट एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग यूनिट कॉस्ट of a particular item of construction work by considering all input like material, labor, equipment, overhead, contractor profit. तो रेट एनालिसिस का मतलब क्या हुआ कि किसी भी आइटम ऑफ वर्क का यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करना, सारे इनपुट को ध्यान में रखते हुए। इनपुट में लेबर आ जाए, मटेरियल आ जाए, इक्विपमेंट आ जाए, ओवरहेड आ जाए या कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट आ जाए, ठीक है। और इसी के हिसाब से जब हम यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो आगे जो भी आइटम ऑफ वर्क हुआ है जितनी बार, उसके हिसाब से उसका टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। आगे हम लोग एग्जाम्पल में समझेंगे। तो पर्पस क्या है उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं कि पर्पस क्या है इसका, आपके रेट एनालिसिस का। तो पहला पर्पस है एस्टिमेट आइटम वाइज कॉस्ट। आइटम वाइज कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए जो है बनाया जाता है। और आइटम वाइज कॉस्ट का मतलब क्या है कि कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच आइटम ऑफ वर्क, मतलब उसको एक एक आइटम का जो कॉस्ट है उसको डिटेल में प्रिपेयर करने के लिए इसको बनाते हैं, रेट एनालिसिस करते हैं। बीओक्यू में जो रेट भरेंगे ना, जो रेट फिल करेंगे, उसके लिए हम लोगों को रेट एनालिसिस करना पड़ता है। कंपेयर कॉन्ट्रैक्टर रेट, अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर अलग अलग जो टेंडर वाला है वो अलग अलग रेट डाल के रखा है, तो उसको इजीली हम लोग अच्छे से कंपेयर कर पाए, उसके लिए हम लोग जो है अपना रेट एनालिसिस करते हैं। बजट प्रिपरेशन के लिए करते हैं कि रेट एनालिसिस जब तक नहीं करेंगे तब तक हमको रेट का आइडिया नहीं होगा। रेट का आइडिया नहीं होगा तो क्वांटिटी जो खर्च हो रहा है उसमें टोटल पैसा कितना लगेगा उसका आइडिया नहीं होगा। जब वो आइडिया नहीं होगा तो हम लोग टोटल बजट प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो बजट प्रिपरेशन के लिए रेट एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद पेमेंट एंड बिलिंग जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। भाई अब किसी ने आरसीसी का काम किया, अब आपको आरसीसी का रेट ही नहीं पता है, रेट एनालिसिस ही नहीं किया आपने, तो आप उसको पेमेंट कैसे करोगे? ठीक है, तो वेरीफाई बिल और कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट के लिए रेट एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी। मान के चलो कि आपने काम किया और आपको पता है कि आरसीसी करने में, रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट आरसीसी का काम करने में पर मीटर क्यूब में 6000 रुपीज खर्च हो रहा है। तो ये तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। जब आपने कैलकुलेट कर लिया कि 6000 खर्च हो रहा है, तो इसी के बेसिस पे तो आप अपना जो रेट है वो किसी सेकंड पार्टी को या टेंडर में या कहीं भी भर पाओगे ना। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि रेट एनालिसिस किया जाए। रेट एनालिसिस होता कैसे है उसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। बहुत प्यार से स्लाइड को बनाया गया ताकि आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आए। इंपॉर्टेंस ऑफ रेट एनालिसिस हम लोगों ने डिस्कस किया था, नहीं पर्पस डिस्कस किया था। इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस है एक्यूरेट कॉस्टिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अंडर एस्टिमेशन एंड ओवर एस्टिमेशन जो है उसको, उससे बचने के लिए किया जाता है। स्टैंडर्डाइजिंग रेट को स्टैंडर्डाइज करने के लिए किया जाता है। कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। टेंडर स्क्रूटनी एंड निगोशिएशन के लिए किया जाता है। देखो बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जब आप काम करोगे ना इस पे तो आपको लगेगा कि भाई ये तो मतलब पढ़े हैं हम लोग और ये बहुत अच्छा है, जानना चाहिए सभी को। कैसे? मान लो कि अगर आप रेट एनालिसिस नहीं करोगे तो फिर आप जो अलग अलग टेंडर अप्लाई हुआ उसकी स्क्रूटनी नहीं कर पाओगे। सेकेंडली अगर मान के चलो कि आपने, कोई एक कॉन्ट्रैक्टर है जो आपको किसी एक आइटम ऑफ वर्क का कोई एक प्राइस बोला है, तो वो प्राइस से निगोशिएट तब ना करोगे जब आपको एनालिसिस की भी हो, आपको पता हो क्या प्राइस उसका होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए रेट एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। अब प्रोसेस क्या है उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। एक आइटम के लिए, एक आइटम के लिए इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ध्यान से समझना, क्योंकि सारे आइटम के लिए हम लोग ये करने वाले नहीं हैं। एक आइटम के लिए करेंगे, बाकी के लिए आप चाहो तो एकदम आराम से बैठ करके कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले एक चीज समझिए कि जब कभी रेट एनालिसिस करना है ना, तो इसमें क्या है ना, इसमें ब्रेक करना पड़ता है। जो भी काम है उसको अलग अलग कंपोनेंट में, कॉस्ट कंपोनेंट में तोड़ना पड़ता है, फिर उसको जोड़, फिर उसका जो प्राइस है उसको हम लोग जोड़ते हैं या समझते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग ब्रिक वर्क का। और सीमेंट मोटार जो इस्तेमाल हुआ 1:6 इस्तेमाल हुआ है पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो पर मीटर क्यूब के हिसाब से इसका कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पर किए हैं। ऐसे समझिए कि 1 मीटर क्यूब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ब्रिक वर्क कर रहे हैं। ब्रिक वर्क का मतलब ब्रिक का, ईंट का चिनाई कर रहे हैं एक मीटर क्यूब में। तो हम लोग जब इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे, अच्छे से इसको ब्रेक डाउन करेंगे, तो हमको ये पता चलेगा कि 1 मीटर क्यूब में जो ब्रिक लगने वाला है चिनाई के लिए वो कितना लगने वाला है। हम लोगों को यहाँ से मान लीजिए कि आपको पता चल गया कि 1 मीटर क्यूब कर रहे हैं तो ब्रिक वर्क, तो उसमें जो है 500 ब्रिक लगने वाला है। ये जस्ट हमने आइटम को तोड़ दिया। उसके बाद जब हम लोगों ने देखा
कि सीमेंट कौन मोटार यूज कर रहे हैं तो उसमें सीमेंट 1:6 लगने वाला है। इसके हिसाब से जो टोटल सीमेंट लगने वाला है 1.5 बैग लगने वाला है। इसी तरीके से सैंड इतना लगने वाला है। मेसन यानी मिस्त्री 1 दिन लगने वाला है। हेल्पर जो है वो 2 दिन लगने वाला है। पानी के लिए जो है 1% चार्जेस लगने वाला है। टोटल जो है आपको चार्जेस जो लगने वाला है वो आपका 5% के आसपास लगने वाला है, और कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट जो है आपका वो 10% लगने वाला है। तो हमने ब्रिक वर्क के एग्जाम्पल के तौर पे लिया 1 मीटर क्यूब में उसमें क्या क्या आइटम लगने वाला है, कितना क्वांटिटी लगने वाला है। उसका रेट हमने ले लिया कि भाई ब्रिक का जो रेट है वो 7 रुपये चल रहा है, सीमेंट 450 रुपये बैग चल रहा है, बालू जो है या सैंड जो है वो 1000 रुपीज चल रहा है पर मीटर क्यूब। इसी तरीके से मेसन जो है 700 रुपये का हाजिरी लेता है, लेबर जो है 200 रुपये का हाजिरी लेता है, सॉरी 400 का हाजिरी लेता है। तो ये सब सबको हमने कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर हमने उसका टोटल अमाउंट निकाला, इसी को हम लोग रेट एनालिसिस बोलते हैं। अमाउंट निकाला और इसी अमाउंट को हमने सम कर दिया तो हमको पता चला 6,888 रुपये। तो यहाँ से हमको ये पता चला कि 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क करने में कितना लगने वाला है, 6,888 रुपये लगने वाला है। इसी काम को हम लोग क्या बुलाते हैं, रेट एनालिसिस बुलाते हैं। ध्यान रख देना, इसी चीज को हम लोग रेट एनालिसिस बुलाते हैं। अब रेट एनालिसिस हर आइटम के लिए किया जाता है, हर आइटम ऑफ वर्क के लिए किया जाता है। अब उसमें आइटम ऑफ वर्क क्या क्या आ सकता है, क्या क्या कवर हो सकता है। आइटम ऑफ वर्क में मान के चलो आरसीसी आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, आरसीसी कर रहे हो। तो आरसीसी में कितना सीमेंट लगने वाला है, कितना सैंड लगने वाला है, कितना एग्रीगेट लगने वाला है, कितना रॉड लगने वाला है, कितना हेल्पर लगने वाला है, कितना मेसन लगने वाला है, कितना वाटर चार्ज, कितना टीएनपी, कितना आपको कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। ये सब सबको जब आप ऐड करोगे तो आपको पता चलेगा कि 1 मीटर क्यूब आरसीसी में कितना खर्च होने वाला है। और किसी भी प्रोजेक्ट में मान के चलो कि आपको पता है कि टोटल आरसीसी लगने वाला है 50 मीटर क्यूब। आपने 1 मीटर के लिए रेट एनालिसिस कर लिया तो आप उसी के हिसाब से पेमेंट करोगे। किसको, अपने पर्टिकुलर अपने टेंडरिंग में डालोगे या आप किसी को पेमेंट करना है तो उसी हिसाब से करोगे। तो इसीलिए पर मीटर क्यूब कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, रेट एनालिसिस बुलाते हैं। अब आपको लगेगा कि एस्टिमेट बनाने के लिए हम लोग जो एस्टिमेट बनाते हैं तो हम लोग क्या हर बार ये कॉस्ट एनालिसिस करते हैं क्या? नहीं, हम लोग हर बार कॉस्ट एनालिसिस नहीं करते हैं एस्टिमेट बनाने के लिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एस्टिमेट बनाते हैं तो हम लोग एसओआर का इस्तेमाल करते हैं। एसओआर क्या होता है, शेड्यूल ऑफ रेट। शेड्यूल ऑफ रेट का मतलब ये है, ये एक बुक है जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट रिलीज करती है। और इस डिपार्टमेंट में ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो है रेट मेंशन कर देते हैं पर्टिकुलर आइटम का, और उसी के हिसाब से एस्टिमेट प्रिपेयर होता है। मतलब डिपार्टमेंट रेट एनालिसिस करके, रेट का एनालिसिस करके ईयर वाइज 2024 के लिए अलग, 2025 के लिए अलग, इस तरीके से ईयर वाइज जो है ये लोग अपना एक बुक निकालते हैं जिसमें, जिसको बोलते हैं एसओआर। और इसमें अलग अलग आइटम ऑफ वर्क के लिए रेट लिखा होता है कि भाई 1 मीटर क्यूब अगर ब्रिक वर्क करना है तो उसका क्या रेट होना चाहिए, 1 मीटर क्यूब आरसीसी करना है उसका क्या रेट होना चाहिए, 1 मीटर क्यूब अगर पीसीसी करना है उसका क्या रेट होना चाहिए। तो उसी का पूरा जो शेड्यूल है उसी को हम शेड्यूल ऑफ रेट बुलाते हैं। तो रेट एनालिसिस एक प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग रेट कैलकुलेट करते हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट दिस प्रोसेस फॉर ईच आइटम ऑफ वर्क। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, we are going to pick the rate from schedule of rate, and that rate will be used for the analysis or the calculation of quantity and rate of a particular estimate for a given project. Okay, so what will be the final rate? It is nothing but the total amount by quantity unit. आपको नीचे में ये चीज लिखा गया है। चलिए, इसके बाद अपने सिलेबस के थर्ड हिस्से में चलते हैं जहां पर हम लोग लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट व्हीकल है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो पेज है ये एक्चुअली में ऑब्जेक्शनेबल होना चाहिए, क्योंकि ये जो है इसका जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो व्हीकल टू व्हीकल, स्पेस टू स्पेस और मॉडल टू मॉडल बदलता रहता है। हम लोग मान लेते हैं कि कौन कौन सा व्हीकल हमारा इस्तेमाल होता है, हैंड कार्ट इस्तेमाल होता है, ब्लॉक कार्ट इस्तेमाल होता है, ट्रैक्टर ट्रॉली इस्तेमाल होता है, ऑटो टिपर इस्तेमाल होता है, मिनी ट्रक इस्तेमाल होता है, 3 टन वाला ट्रक इस्तेमाल होता है, 5 टन वाला, 10 व्हीलर, डंपर, ट्रेलर, ये सारी व्हीकल का इस्तेमाल होता है कंस्ट्रक्शन में। इसकी अपनी एक कैपेसिटी है जो कि लोड कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पर आपसे पूछा भी गया। तो इसकी अपनी एक कैपेसिटी है कि ये कितना लोड कैरी कर सकता है। आप इसको जब करोगे ना तो आपको एक ध्यान रखना है कि हैंड कार्ट जो है वो लगभग 0.5 टू 1 टन के आसपास कैरी करता है, ब्लॉक कार्ट लगभग 1 से 2 टन कैरी करता है, ट्रैक्टर ट्रॉली 3 से 5 टन, ऑटो टिपर 1 से 2 टन, मिनी ट्रक 1 टन, और उसके बाद आपका 3 टन वाला ट्रक तो 3 ही टन कैरी करेगा, 5 टन वाला 5 टन। तो इसी तरीके से अलग अलग जो आपका व्हीकल है उसकी अलग अलग कैपेसिटी होती है और उसका अलग अलग यूज होता है।
शॉर्ट डिस्टेंस में जाओगे तो हैंड कार्ट यूज करोगे, बड़ी मशीनरीज को ले जाना है तो ट्रेलर का इस्तेमाल करोगे। तो होता है ये है कि अलग अलग कैपेसिटी के व्हीकल को अलग अलग पर्पज में इस्तेमाल किया जाता है उसके नीड के हिसाब से। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल एंड हायरिंग चार्जेस। ठीक है, तो जब हम लोग बोलते हैं कि मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन जो है और उसके चार्जेस के बारे में, तो हम लोग बात करते हैं, मान के चलो हम लोग जब ट्रांसपोर्टेशन चार्ज के बारे में बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज में 3 तरह का चार्ज आ जाता है। पहला लोडिंग, जो आप लोड करा रहे हो उसका चार्ज, नेक्स्ट जो आप अनलोड करा रहे हो उसका चार्ज, और थर्ड जो आप हॉलिंग, जो कि आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो उसका चार्ज। कहने का मतलब है, अगर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन चार्ज के बारे में बात करें, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ मटेरियल के बारे में बात करें, या हायरिंग चार्ज के बारे में बात करें, तो ये कौन कौन सा चार्ज को इंक्लूड करता है? मटेरियल को लोड कराने का चार्ज, अनलोड कराने का चार्ज और ट्रांसपोर्ट करने का चार्ज। हायरिंग चार्जेस जो है या ट्रांसपोर्टेशन का जो चार्ज है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? वो इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन सा फैक्टर है भाई? पहला फैक्टर है कि कौन सा व्हीकल इस्तेमाल हुआ, दूसरा है कितना किलोमीटर चला, तीसरा है लोड कितना था, चौथा है कि फ्यूल कितना जला, फिफ्थ है कि टेरेन कैसा था, प्लेन जमीन में चल रहा था, अर्बन एरिया में चल रहा था, प्लेन रूरल एरिया में चल रहा था। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ यूज कैसा हुआ। तो इन सारे बेसिस पर जो हायरिंग चार्जेस है वो चेंज होते हैं, वो बदलते रहते हैं। चलिए जीएसटी के बारे में बात कर लेते हैं। आपको सबको पता है कि आजकल जीएसटी लगता है, जो पहले का जो टैक्स सिस्टम था उसको हटा करके जीएसटी लाया गया। जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अलग अलग मटेरियल में अलग अलग जीएसटी है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप सीमेंट परचेस करोगे तो सीमेंट में जो जीएसटी है वो 28% है, स्टील में 18% है, सैंड वगैरह में 5% है। इसका मतलब क्या है? एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जीएसटी जो है वो आपको कॉस्ट ऑफ आइटम प्लस जो भी परसेंटेज है, जैसे कि 28% है, 28% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, यही आप पे करते हो किसी भी सामान को खरीदने के लिए। ठीक है, तो मान लो कि आपने सीमेंट खरीदा और सीमेंट के एक बैग का प्राइस 400 रुपये है, तो आप उसमें क्या पे करने वाले हो? आप उसमें 400 प्लस 400 का 28%, टोटल पेबल अमाउंट ये होगा, दैट इज जीएसटी। ठीक है, और अगर ट्रांसपोर्टेशन में जीएसटी के बारे में बात करें तो इट इज 5% अगर क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तो, और अगर क्रेडिट अवेलेबल है तो 12% होता है। कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट एक अगला टॉपिक है। कॉन्ट्रैक्टर्स वर्क या कॉन्ट्रैक्ट वर्क में जो जीएसटी है उसके बारे में बात करें, कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट में हम चले गए थे। तो कॉन्ट्रैक्ट वर्क में अगर जीएसटी के बारे में बात करें तो अगर फुल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वहां पर जीएसटी जो है लगभग 18%, और अगर कोई हाउसिंग या अफोर्डेबल वर्क हो रहा है तो वहां पर 12% जो है वो जीएसटी होता है। अब अलग अलग व्हीकल के लिए यहाँ पर उसका रेट लिखा हुआ है कि उसमें क्या उसका हायरिंग कॉस्ट होता है डेली बेसिस पे। जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली के बारे में बात करें तो ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो 400 टू 800 पर ट्रिप में जाता है। नॉन ट्रक जो है वो आपको 800 टू 1500 में जाता है। 10 टन ट्रक है उसका एक अलग कॉस्ट होता है, डंपर का अपना एक अलग कॉस्ट होता है। तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है क्योंकि ये वैरी करते रहता है। इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो जो अलग अलग टर्मिनोलॉजी आ रही है उसका मतलब आपको समझते चलना है। आगे अगर बात करें, जीएसटी चूंकि लास्ट वाले में कवर हो गया था यहाँ पर, आई थिंक हाँ हाँ जीएसटी यहाँ पर कवर हो गया था। लीड एंड लिफ्ट, ये बार बार रिपीट हो रहा था कि लीड क्या होता है, लिफ्ट क्या होता है। जब कभी भी आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करते हो बिटवीन द सोर्स ऑफ मटेरियल एंड प्लेस ऑफ यूज, तो उसको हम लोग लीड बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि आपको यहाँ पर ए पॉइंट पे कोई काम करना है और यहाँ पर कोई बी पॉइंट अवेलेबल है, मतलब मटेरियल ए पे अवेलेबल है, आपको इसको लेके कहाँ जाना है? बी पर लेके जाना है। तो ए से बी तक का जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लीड बोलेंगे। और लिफ्ट जस्ट इसका डिफरेंट है। मान लो कि आप एक फाउंडेशन कट कर रहे हो, मान लेते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। और फाउंडेशन में क्या है ना कि मिट्टी को इस लेवल से, ये वाले लेवल से उठा करके पिक करके ये वाले लेवल में रखना है। तो यहाँ पर ये जो वर्टिकल गैप है ना, इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं? लिफ्ट बुलाते हैं। कितना ऊपर ले जाना है, दैट इज लिफ्ट। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था जो हम लोगों को समझना था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों को जो समझना है वो है ओवरहेड चार्जेस। बार बार बोला जा रहा था ओवरहेड चार्जेस। क्या है ओवरहेड चार्जेस? कोई भी प्रोजेक्ट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो इन्वॉल्व होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरहेड चार्जेस बोलते हैं। जैसे मान के चलो ऑफिस का भाड़ा, स्टाफ का सैलरी, मैनेजर अकाउंटेंट जो भी है, स्टेशनरी, इंश्योरेंस, मोबाइल का खर्चा, पावर, फ्यूल जो ऑफिस में है वो सब,
और जो है ये सारी चीज़ें, इसको हम लोग ओवरहेड चार्जेस बोलते हैं। ओवरहेड चार्जेस जो है वो जनरली जो है, अगर हम लोग कंसिडर करें तो 2 से लेकर के 5% तक होता है प्रोजेक्ट के ओरिजिनल कॉस्ट का। ठीक है। और एक चीज़ और है, लीड और लिफ्ट में हम लोगों को समझना है कि अगर प्रोजेक्ट में लीड जो है वो 0 से 50 मीटर तक है, मतलब लीड जो है वो 50 मीटर तक अगर है, तो जनरली जो है ना, वो उसका बेसिक रेट इंक्लूडेड रहता है शेड्यूल रेट बुक में। और अगर ये 50 मीटर से ज़्यादा है, तो पर किलोमीटर के हिसाब से उसमें ऐड करना पड़ता है कॉस्ट। एग्जाम्पल के तौर पे, एक्सकेवेशन जो है ना, एक्सकेवेशन का मतलब आप लोग समझते हो, एक्सकेवेशन का मतलब हो गया मिट्टी काटना। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि कहीं पर एक्सकेवेशन का काम हो रहा है, तो एक्सकेवेशन में एसओआर में शेड्यूल ऑफ रेट में अगर उसका रेट दिया हुआ है 105 रुपए पर मीटर क्यूब, तो ये समझ जाओ कि अगर मिट्टी को ना 50 मीटर के अंदर कहीं पे ले जाके डंप करना है, तो उसका रेट इसमें इंक्लूडेड है। लेकिन यही मिट्टी को अगर ले जा करके 5 किलोमीटर दूर जो है वो आपको फेंकना है, तो आप यहाँ पर जो जो डिस्टेंस है ना उसके लिए अलग से चार्ज करोगे, अलग से उसका रेट ऐड होगा। तो इस यही यहाँ पर मेंशन है कि एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। लिफ्ट का भी वही है, अगर लिफ्ट 1.5 मीटर तक है तब तो ओके है, उससे ज़्यादा है तो फिर आपको उसका अलग से एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो ऐड होगा। कितना होगा ये सारा चीज़ आपको मिलेगा कहाँ, एसओआर में मिलेगा। ठीक है। एसओआर को भी हम लोग थोड़ा सा लास्ट में देख लेंगे। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट जो है वो एक्चुअली में क्या होता है। अब आपने बनाया, आपने कंस्ट्रक्शन किया, तो आपको कंस्ट्रक्शन करके जो कमाई होगा उसी को हम लोग कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट बोलते हैं। तो ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट मार्जिन एडेड बाय कॉन्ट्रैक्टर टू कवर, कॉन्ट्रैक्टर अपने कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट जो है उसमें कॉन्ट्रैक्टर क्या क्या चीज़ को ध्यान में रख करके अपना कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट ऐड करता है। पहला कि रिस्क, कि इस प्रोजेक्ट में रिस्क कितना है, मतलब कितना ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, कितना ज़्यादा चेंज होने का चांसेस है उसके हिसाब से। और दूसरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे क्या रिटर्न आएगा उसको ध्यान में रखते हुए। तो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट इट इज नथिंग बट द समेशन ऑफ रिस्क, अनसर्टेनिटी एंड इन्वेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। जनरली किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट होता है वो लगभग 10% रखा जाता है। और ये जो है 10% किसका होता है, टोटल कॉस्ट का, मटीरियल, लेबर, ट्रांसपोर्ट, ओवरहेड, तो सब मिला करके जो भी आया उसका 10% ऐड कर लेते हैं, उसी को हम लोग कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट बोलते हैं। नेक्स्ट इज वाटर चार्जेस। अब पानी कहाँ कहाँ खर्च होता है, क्यूरिंग में खर्च होता है, क्लीनिंग टूल वगैरह में खर्च होता है। तो जनरली जो है, अगर हम लोग बात करें किसी भी प्रोजेक्ट में वाटर के कॉस्ट के बारे में या वाटर चार्जेस के बारे में, तो जब कभी भी ये वाटर जो है वो कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइड करता है किसी भी कंस्ट्रक्शन में, तो 1.5% ऑफ टोटल कॉस्ट जो है वाटर चार्जेस जोड़ लिया जाता है अप्रॉक्स। कि भाई प्रोजेक्ट में अगर पानी कॉन्ट्रैक्टर दे रहा है और कहीं से सप्लाई लेके दे रहा है या उस तरह का चीज़ है, तो 1.5% उसको एक्स्ट्रा उसके लिए पे किया जाता है। अब हम लोग, एक टॉपिक था जो शुरू में वहाँ पे हमारे यहाँ रह गया था, डेट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट एनालिसिस। रेट एनालिसिस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला फैक्टर है लोकेशन ऑफ साइट, कि भाई साइट है कहाँ पर। अब साइट जहाँ पर है उसी के हिसाब से हमको प्रोक्योर करना पड़ेगा मटेरियल, सारे चीज़ को, तो उसके हिसाब से रेट वैरी करता है। नेक्स्ट इज अवेबिलिटी ऑफ मटेरियल। अब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, वहाँ पर जो मटेरियल है लाइक सीमेंट, रॉड या फिर आपका एग्रीगेट अवेलेबल है कि आपको कहीं बाहर से दूर से मंगाना है, उसके पे रेट डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट आसान है, सिंपल है, कि बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्लेक्स है, उसके बेसिस पे रेट निर्भर करता है। नेक्स्ट इज लेबर अवेबिलिटी, लेबर आपका जो है लोकल इजीली अवेलेबल है या फिर जो है आप कहीं आप बाहर से मंगा रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसी क्या है, आप सैंड वगैरह ले रहे हो तो उसके लिए रॉयल्टी वगैरह देना पड़ता है या क्या है, उसके हिसाब से रेट जो है वो फर्क पड़ता है रेट में। नेक्स्ट इज मशीनरीज, इक्विपमेंट जो है रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब विदाउट मशीनरी काम हो जा रहा है कि कहीं पे मशीन्स वगैरह लगाने पड़ रहे हैं, तो उसके बेसिस पे रेट डिपेंड करता है। वेदर कंडीशन कैसा है जहाँ पे आप काम करते हो, बहुत ज़्यादा रेनी सीजन है, काम जो है 50% टाइम होता है, 50% टाइम नहीं होता है, या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी है, काम का एक काम में कहीं ना कहीं एक इन्वायरमेंटल ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, तो उसके बेसिस पर रेट निर्भर करता है। नेक्स्ट इज मोड ऑफ मेजरमेंट, कि मेजरमेंट कैसे होगा, ये इंपॉर्टेंट है कि मेजरमेंट आपको स्टैंडर्ड तरीके से होगा या मेजरमेंट का जो मेथड है वो अलग होगा, कोड के हिसाब से नापेंगे कि आप विदाउट कोड नापेंगे, उसके हिसाब से थोड़ा रेट निर्भर करता है। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्टर कैपेसिटी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर अगर मान के चलो
एक एक पॉइंट ना एक्सप्लेन करने की जैसा है। अगर मान के चलो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो गरीब है, सस्ता है, गरीब आदमी है, तो वो क्या करेगा, वो 1000 बैग सीमेंट खरीदेगा एक बार में, 1000 बैग सीमेंट खरीदेगा, तो उसको 1000 बैग का प्राइस कुछ पड़ेगा। दूसरा कॉन्ट्रैक्टर बहुत रईस है, वो एक बार में सब सारे साइट के लिए मिला करके वो 10,000 बैग सीमेंट खरीदेगा। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों केस में जो प्राइस है सीमेंट का वो अलग अलग होगा। बल्क में खरीदने से प्राइस कम पड़ता है। तो कॉन्ट्रैक्टर कैपेसिटी अगर बढ़िया है या खराब है उसके बेसिस पे भी रेट एनालिसिस में अंतर पड़ेगा। अगर कॉन्ट्रैक्टर जो है बल्क में माल ले सकता है तो फिर उसको वो सस्ता पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये वो सारे टॉपिक्स थे जो हमको यूनिट 1 में समझना था। तो हमने यूनिट 1 में इन सबको बेहतर तरीके से समझने का, बेहतर तरीके से करने का प्रयास किया। आप लोग सिलेबस को एक बार चेक करना, कोई एक दो टॉपिक अगर एक आध टॉपिक में भी रह गया होगा तो जैसे लेबर और स्किल लेबर जो है उसका क्लासिफिकेशन था वो हम लोगों को देखना था, मे बी नहीं है स्लाइड में, तो वो हम लोग उसको नेक्स्ट में डिस्कस कर लेंगे कि कैटेगरी ऑफ लेबर क्या होता है और उसके स्किल के बेसिस पर क्या होता है, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप लोग काम करोगे, जब आप लोग पढ़ाई करोगे तो इसके बाद आपको जाना है और जा करके डाउनलोड कर लेना है आपका एसओआर, शेड्यूल ऑफ रेट। आप सर्च करोगे तो कहीं भी आपको एसओआर मिल जाएगा। तो शेड्यूल ऑफ रेट डाउनलोड करोगे और उसी शेड्यूल ऑफ रेट में आपको स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, उसका पूरा चार्ट अवेलेबल होगा। उस चार्ट से आप चाहो तो जो टॉपिक्स हैं उसको और अच्छे से समझ सकते हो। और एस्टिमेशन वी आर गोइंग थ्रू सिलेबस। अगर आपको एस्टिमेशन सीखना है, पढ़ना है और बनाने, प्रैक्टिकली बनाना है कहीं पे सबमिट करने के लिए, एकदम डिटेल में आइडिया चाहिए डेट हाउ वी डील प्रैक्टिकली व्हेन वी प्रिपेयर एस्टिमेट, तो आप जो है एक बार चाहो तो इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग बैचेस को कवर किया गया है सर्टिफिकेशन के साथ, तो आप चाहो तो उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम लोग लाइव सेशन में क्लास करते हैं उसमें और बहुत कुछ सीखते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ, और पिछले वाले को जो भी हमने पढ़ा है उसको भी हम लोग वहाँ पर एक बार रिवाइज करते हुए अगले यूनिट को कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।